Hello friends, welcome back to your UPSC. From today onwards, we'll start with our new series covering all the aspects of world history from UPSC point of view. So earlier you all know I started with NCRT but because there were no enough responses, so I had to stop posting those videos. Now in this series we will like have one or two lectures and we will try to complete our world history syllabus. And in this lecture, I'll start with American Revolution. So without any further ado, let's get started. So, American Revolution. सी ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है इसे अपन अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर या यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं एंड इट वाज फॉट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड 13 कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ओके एंड जो टाइम पीरियड था इसका वो था 1776 से लेके 1783 तक. ओके सो ऐसा नहीं था कि एक कंटिन्यूस वॉर लड़ा गया था फ्रॉम 1776 टू 1783. देर वर वेरियस वॉर्स that was fought between this period. Okay, so looking at the causes, so first is our social cause. See, सोशल कॉजेज़ में अपन देखेंगे जो इंग्लैंड था वो अपने जो कन्विक्ट्स थे उनको अमेरिका में डिपोर्ट कर रहा था. तो एग्जैक्टली केस क्या था कि जो अमेरिकन कंट्री थी उसमें जो इंग्लैंड था वो अपने यहाँ पे लाइक एक एलिटिस्ट उसकी आइडियोलॉजी थी, एलिटिस्ट आइडियोलॉजी और प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी थी. तो जितने भी लोअर ग्रुप्स थे, जितने भी प्रिजनर्स थे, वो सारे इन्होंने डिपोर्ट कर दिए थे अमेरिका में. जो भी क्राउन के अगेंस्ट जाता था उन सबको ये लोग अमेरिका में डिपोर्ट कर देते थे. ओके सो तो अमेरिका फॉर ग्रेट ब्रिटेन इट वाज लाइक अ डंपिंग स्पॉट. ओके एक डंपिंग स्पॉट था जिसमें जितने भी कन्विक्ट्स थे उनको ये लोग डिपोर्ट कर देते थे. सो दिस वाज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल बाय अमेरिकन्स. तो ये पहला कॉज था. सेकंड था जो अमेरिकन और इंग्लिश आइडियोलॉजी थी उसमें कॉन्फ्लिक्ट. सी अमेरिकन आइडियोलॉजी व्हेन द अमेरिकन कॉलोनीज दे स्टार्टेड सेटलिंग इन 1607, तब बहुत अलग थी. दे वर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड पीपल, दे वर कन्विक्ट पीपल. सो दे ट्राइड टू फॉर्म क्लासेस. When they settled in America, they tried to form classes. So they were hard-working people. Okay, and English ideology at the time of like 1607 के टाइम वो एक rigid conservative thoughts थे उसके और privilege based society थी. Now in 18th century अगर अपन देखेंगे तो American society वो काफ़ी सोशली डेवलप हो चुकी थी. लाइक इट वाज अ लिबरल सोसाइटी एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी बिलीविंग इन इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स एंड मटेरियलिस्टिक थॉट्स. तो अमेरिकन कल्चर में काफ़ी डेवलपमेंट आ चुका था. वो एक ओपन सोसाइटी, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बन गई थी. वेयर एज जो इंग्लिश अमेरिकन थॉट्स और या फिर अमेरिकन आइडियोलॉजी अगर अपन कहें तो इट वाज हाईली कॉन्फ्लिक्टिंग विद द इंग्लिश आइडियोलॉजी एंड देयर वर डिफरेंसेस इन सोशल डेवलपमेंट. तो सोशल डेवलपमेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अमेरिकन सोसाइटी है इट इज़ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी, इट इज़ एक्चुअली प्रोग्रेसिव सोसाइटी. Whereas जो ब्रिटिश सोसाइटी है इट इज़ सेम ओल्ड फैशन सोसाइटी एज इट वाज इन द 17th सेंचुरी. तो ये जो थॉट्स थे, ये जो आइडियोलॉजीज़ थी कि जो ब्रिटेन था वो अभी भी अपनी इम्पीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी लेकर ही आगे चलना चाहता था. वो अमेरिका को अपनी कॉलोनी समझता था. बट अमेरिकन्स दे वर लाइक कि दे हैव डेवलप्ड दिस एरिया. ओके सो all the raw material, all the resources which they are getting from their land, American land, they should belong to
देम, ओके। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स था इनकी आइडियोलॉजी में, इट वॉज माइलस्टोन, या फिर आप कह सकते हैं, sorry, not milestone, it was an important factor which led to the War of Independence in America. Next is our political causes. So first is higher level of administration. See, इसको अपन एक बार political setup देखते हैं. We have governor, okay, then we have legislature, and then we have executive, okay. तो ये है अपने पॉलिटिकल सेटअप अमेरिका में. तो ये जो लोअर टू हैं, ये तो लोकल कॉलोनियल गवर्नमेंट से अपन अपॉइंट होते हैं ऑफिशियल्स, ओके. ये जो ऑफिशियल्स इसमें अपॉइंट होते हैं लेजिस्लेचर में या एग्जीक्यूटिव में, दे आर एक्चुअली सेलेक्टेड फ्रॉम लोकल कॉलोनियल गवर्नमेंट, वेयर एज जो गवर्नर है या मिलिट्री चीफ है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय इंग्लैंड, ओके, अपॉइंटेड फ्रॉम इंग्लैंड. तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब कौन अपॉइंट करता था? क्राउन, ब्रिटिश क्राउन. सो इन द सेम वे जो गवर्नर थे इन अमेरिका या मिलिट्री चीफ थे अमेरिका में, दे वर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय इंग्लैंड. तो जो हायर पोस्ट थी, हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, ओके. तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट. देन वी हैव होम रूल वर्सेस इम्पीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म. सी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इंग्लिश आइडियोलॉजी थी वो अभी भी सेम थी कि मोनार्की में था, ओके. सो दे कंसिडर्ड अमेरिका एज देयर कॉलोनी, जिससे वो क्या कर सके, अमेरिका से वो क्या करना चाहते थे. सी, कोई भी कॉलोनी बनाता था ब्रिटेन, जैसे इसको ब्रिटिश कॉलोनी मानो, तो यहाँ से वो लेता था रॉ मटेरियल. दिस रॉ मटेरियल वॉज ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप या ग्रेट ब्रिटेन, ओके. एंड यहाँ से finished goods they were transported back to these colonies. So जो ग्रेट ब्रिटेन था उसके लिए ये जो कॉलोनीज़ थी, ये एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल था, एज वेल एज फ्री मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स, ओके. तो क्या समझ में आया? जो कॉलोनीज़ थी, दे वर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल as well as free market for their finished goods. But Americans जो थे वो unlike other colonies, they were European settlers only, okay. So they were intellectually and ideologically they were highly developed, okay. तो इनका एजुकेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था बाकी अदर कॉलोनीज़ के कंपैरिजन में. तो they could not tolerate that this Great Britain, it was treating them as a source of raw material and a free market for its finished goods. They wanted to use their raw material and then convert it into finished good and sell it in the other part of the world, okay. तो ये जो आइडियोलॉजी थी वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी. एंड अमेरिकन्स दे वांटेड देयर होम रूल. जैसे they did not wanted British crown or other people from foreign land to control them, okay. They wanted their own people to be governing them. So ये जो आइडियोलॉजी थी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इनकी आइडियोलॉजी में, that led to the American Revolution.
नेक्स्ट कॉज आता है अपना इकोनॉमिक कॉजेस। सो इकोनॉमिक कॉजेज में अपन सबसे पहला रीज़न देखेंगे द ट्रेड पैटर्न। ना सी यूरोपियन ट्रेड पैटर्न कैसा था? ये अपना अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। ओके, सो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ट्रेड चलता है जिसमें ये अफ्रीकन स्लेव्स को अमेरिका पहुंचाया जाता है। ओके, यहाँ से ये जो स्लेव्स हैं दे वर्क, ये जैसे एग्रीकल्चरल काम करेंगे ये लोग। सो जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है इट इज़ एक्सपोर्टेड टू यूरोप। ओके, एंड यूरोप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। ओके, तो इस तरीके का एक ट्रायंगुलर पैटर्न चलता है। ये था पूरा ट्रेड पैटर्न अमेरिका में। ओके, इसको अपन ट्रेड ट्रायंगल भी बोलते हैं। सो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, यूरोप वॉज ट्रीटिंग इट्स कॉलोनीज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल and a market for its finished goods. Okay, so this was not acceptable by these American citizen. Okay, next is जो bondages थी इन states के बीच में, these 13 colonies, इनके बीच में जो bondages थी वो increase हो जाती हैं। they become interdependent। ना सी आप मानो ये colonies हैं। ओके, तो ये कॉलोनीज़ हैं, ये आयरन एट्सेट्रा इस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। एंड दीज सदर्न कॉलोनीज़ ये एग्रीकल्चरल गुड्स में अच्छी हैं। एंड दिस मिडल वन दे हैव लाइक लाइफ स्टॉक्स, कैटल्स एट्सेट्रा। तो जो आयरन की ज़रूरत थी, जो सदर्न कॉलोनीज़ को जो आयरन की ज़रूरत थी दे गेट फ्रॉम दीज नर्दर्न कॉलोनीज़। नर्दर्न कॉलोनीज़ को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे क्रॉप्स वगैरह की ज़रूरत थी, दे गेट फ्रॉम दीज सदर्न कॉलोनीज़। इस तरीके से ये जो सारी कॉलोनीज़ थी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट हो गई। ओके, सो इनके जो बॉन्डेजेस थे वो इंक्रीज़ हो गए। नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड, बिकॉज देयर बॉन्ड इंक्रीज्ड, इन्होंने देखा कि इनके ट्रेड में विद इन देमसेल्व्स एंड आउटसाइड द कंट्री देयर वॉज नो हिंडरेंस एक्सेप्ट फॉर दिस टैक्सेशन पॉलिसीज़ थी, इनके जो जितने भी एक्ट्स थे। ओके, ये सारी जो चीज़ें थी दे वर हिंडरिंग देयर ग्रोथ। सो ऑल दीज 13 colonies they come together, they form a union and they revolt against Great Britain. Okay, next is the taxation policies. See, काफ़ी सारे एक्ट्स और काफ़ी सारे टैक्सेस पास हुए थे जिनकी वजह से क्या था, अमेरिका को जो अमेरिका वॉज फोर्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन। तो आप देखेंगे जैसे स्टैम्प एक्ट पास हुआ था 1765 में। देन वी हैड असेंशियल टैक्सेस ऑन असेंशियल गुड्स जो कि 17 पे ग्रेट ब्रिटेन ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज टैक्सेस, दीज एक्ट्स जैसे कि शुगर एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, ये सारे जो एक्ट्स थे इनकी वजह से क्या है, अमेरिकन्स दे वर एजिटेटेड बाय दिस ब्रिटिश कंट्रोल एंड दे एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। ओके, तो अपन देखेंगे कि काफ़ी सारे टैक्सेस थे जैसे कि
पहला है अपना फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स जो था वो था स्टैम्प एक्ट, जिसमें क्या था, जो न्यूज़पेपर और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे और डेक ऑफ कार्ड्स थे उन पे टैक्स लगाया था इन्होंने। ओके, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस पे टैक्स लगा दिया था। एंड देन वी हैड टैक्सेस ऑन एसेंशियल गुड्स। ओके, तो इसमें क्या था, पेपर, ग्लास, टी, इस टाइप की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी इन पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया यूरोपियंस ने। ओके, देन वी हैड वेरियस टैरिफ्स, वेरियस ड्यूटीज़, जिन पे जो ब्रिटेन था इसमें क्या करता था, जैसे अमेरिका किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, जैसे अपना स्टेपल एक्ट है उसमें क्या था, अमेरिका जैसे इंडिया के साथ अगर ट्रेड कर रहा है तो दिस ट्रेड विल बी हेल्ड वाया इंग्लैंड। ओके, तो इंग्लैंड क्या करेगा, उसमें काफ़ी सारे टैक्स लगा देगा, ड्यूटीज़ लगा देगा, बैरियर्स लगा देगा, जिसकी वजह से क्या है, अमेरिका का जो प्रोडक्ट है, अमेरिका जो प्रोडक्ट इंडिया में ले जा रहा है, इट्स कॉस्ट विल राइज। ओके, इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह ग्रेट ब्रिटेन ने इम्पोज करना शुरू कर दिए थे, बिकॉज ऑफ विच जो अमेरिका है, अमेरिका डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने कल्चरल कॉजेज़ से। कल्चरल कॉजेज़ में सबसे पहले है अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अपन ने कर लिए हैं, एंड वी ऑल नो एट द टाइम ऑफ रेनेसेंस एंड एनलाइटनमेंट, ये जो पीरियड था, इस पीरियड में liberal thoughts were encouraged. Okay, liberal thoughts were encouraged, and issues like monarchy and corruption etc, ये क्या थे, they were actually considered outdated. Okay, तो जो monarchy थे, corruption के issues थे, we have various colonialistic issues थे, ये सारे outdated कंसिडर किए जाते थे, ये सारे थॉट्स, एंड न्यू थॉट्स दे वर एनकरेज्ड। एंड जो अमेरिकन सोसाइटी थी वो एक लिबरल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। इट एनकरेज्ड मटीरियलिज्म, हार्ड वर्क एंड सेल्फ मेड पीपल। सो जो जो अमेरिकन थे, इनके जो आइडियोलॉजीज़ थी, इट एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिटिशर्स। दैट इज़ वाई जो ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, इट ऑल्सो लेड टू द American Revolution. Then we have hybrid culture. See, in America, the people or the Native Americans, their forefathers, they did not belong to only Great Britain. Okay, सिर्फ Great Britain से नहीं आए थे, they came from various part of the world. Okay, and along with it काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज से, जैसे फ्रांस, जर्मनी एट्सेट्रा, यहाँ से भी ये लोग आए थे। ओके, तो जो एक इनके इंटरमिंगलिंग एंड इंटरकनेक्शन से जो एक कल्चर डेवलप हुआ था, वो एक हाइब्रिड कल्चर था। तो ये जो सोसाइटी थी, अनलाइक द ब्रिटिश सोसाइटी जो कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, एक रूढ़िवादी सोसाइटी थी, दिस अमेरिकन सोसाइटी वॉज अ ओपन सोसाइटी। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस इन देयर आइडियोलॉजी, ये क्या होता है, ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो इग्निशिएट हो जाता है। ओके, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन इट्स सो आफ्टर द कॉजेज वी विल लुक एट द आउटकम्स। सो सबसे पहला आउटकम होगा दैट अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। सो वी विल लुक दैट ऑब्वियसली अमेरिका विल गेट इंडिपेंडेंस। तो आप देखेंगे 1776 से इंडिपेंडेंस, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फिलाडेल्फिया में होती है
सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हेल्ड होती है फिलाडेल्फिया में, जिसमें अमेरिका डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस एंड 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस यॉर्क टाउन में सरेंडर कर देते हैं. ओके, तो 1781 में जब सरेंडर कर देते हैं, देन 1783 में ब्रिटेन रिकॉग्नाइज अमेरिका एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो 1783 में आकर अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल जाती है. तो इट वॉज अ रिवोल्ट ऑफ मासेस. ओके, जो मासेस थे, अमेरिकन मासेस था, इट रिवोल्ट्स अगेंस्ट द क्लासेस ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, ग्रेट ब्रिटेन, एंड these masses actually they succeed or they win over the classes. Okay, and then we will see the second outcome is domino effect. Now domino effect kaise hai? See, the age of revolution starts after the American Revolution. We will see that various revolts around the world they start. Like आप देखेंगे मेनली यूरोपियन सोसाइटी में आप देखेंगे कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसके बाद काफ़ी सारे वॉर ऑफ और रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा 1789 में, देन वी विल हैव आयरलैंड रेवोल्यूशन इन 1798, देन देयर विल बी रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इन लैटिन अमेरिका इन 1830s. एंड जो 20th सेंचुरी में आप देखेंगे कि डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड डीकॉलोनाइजेशन में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होते हैं वो सारे एक आइडियोलॉजी लेकर नेक्स्ट आता है अपने जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, तो यूरोपियंस दे सपोर्ट अमेरिकन आइडियोलॉजी. जैसे कि आप देखेंगे जो फ्रेंच किंग है वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपनी आर्मी भेजता है, एंड द आर्मी दैट कम्स बैक, ओके, इट इज़ एक्चुअली ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू और अमेरिकन थाट्स. ये इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फ्रेंच की जो आर्मी है, फ्रेंच के जो जनरल्स हैं, ये इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दैट दे एक्चुअली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट देयर ओन किंग लुइस 16. तो और फ्रेंच में आप देखेंगे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके हो जाता है. ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है. एंड द लास्ट आउटकम दैट वी सी इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन फेडरेशन. ये जो आइडियल्स लेके, एक बेसिक आइडियल्स लेके अमेरिका एक फेडरेशन बनाता है. सो ऑल दीज 13 कॉलोनीज दे बिकम यूनाइटेड एंड फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज रिटन. तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज गिवन बाय अमेरिका. ओके, तो ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो भी अमेरिका में ही हुआ था. एंड the democratic constitution of the world is also written by America. So this was all about today's lecture. आज हमने बेसिक कॉजेज़ और आउटकम्स देखे अमेरिकन रेवोल्यूशन के. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लुक एट द टाइम लाइन ऑफ दिस होल revolt, how it takes place and what all happens. We will look at the timeline. So that was all for today. Thank you. So that was all for today, guys. I hope you enjoyed today's lecture.